नमस्कार। हाँ, शुरू करते हैं। ये सीरीज चलने वाली है एमसीक्यू की, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चलने वाली है। अब इस सीरीज में होना क्या है, इस सीरीज में एमसीक्यू चलेंगे ही, साथ में जो कॉन्सेप्ट रहेंगे उस पर भी चर्चा होते चलेगी, ताकि आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयार हो सकें। आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 1, केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक, इसको हम लोग देखने वाले हैं। टोटल लगभग 70 ऑब्जेक्टिव होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, यानी कि बुझे हुए चूने का क्या बतलाना है, रासायनिक फॉर्मूला बतलाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CaOH का होल ट्वाइस। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ किस तरह की, यानी कि किस रंग की होती है। ठीक, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है किस रंग की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चमकीला उजला। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3 में एक रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है और पूछ रहा है कि ये रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पे 4 रासायनिक अभिक्रिया दिए हुए हैं, चारों को थोड़ा सा समझ लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। पहला है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके जब एक पदार्थ बनाते हैं तब क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया होता है। संयोजन मतलब क्या, जुड़ना। ठीक, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाए, CO2। तो 2 पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ बना रहा है, यानी कि संयोजन अभिक्रिया। दूसरा क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, विस्थापन मतलब होता है जगह चेंज हो जाना। ठीक, तो जब क्या होता है कि किसी पदार्थ में से कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई जिसमें से किसी पदार्थ में से कोई परमाणु या परमाणु का समूह विस्थापित हो जाता है। ठीक, कोई जो परमाणु या परमाणु का समूह आकर के दूसरे पदार्थ के परमाणु या परमाणु के समूह को विस्थापित कर देता है, तब क्या कहलाता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, और यही अगर आयन का अदल बदल कर लेते हैं, ठीक, यानी कि 2 पदार्थ मिलकर के 2 नए पदार्थ अगर बना लेते हैं अपने आयनों का बदलाव करके, तब क्या कहलाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसको एग्जाम्पल से हम लोग आगे समझने वाले हैं। चौथा नंबर क्या है, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का ठीक उल्टा है। ठीक, वियोजन मतलब होता है टूटना। तो जब एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाते हैं तब उसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखें क्या हो रहा है। यहाँ पे Zn था और CuSO4 था। ठीक, तो क्या हो रहा है कि CuSO4 से SO4 को Zn क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। ठीक, SO4 क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है और विस्थापित होकर के Zn के साथ क्या बना रहा है, ZnSO4। ठीक, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें। आगे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक रासायनिक अभिक्रिया दे दी है और फिर इसमें पूछ रहा है कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक, देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। Na2SO4 है, BaCl2 है, बना क्या रहा है, BaSO4 और 2NaCl बना रहा है। इसमें अगर गौर से देखें तो SO4 जो है विस्थापित हो जा रहा है Ba के साथ। ठीक, और Cl2 विस्थापित हो जा रहा है Na2 के साथ। ठीक, यानी कि सोडियम के साथ क्लोरीन विस्थापित हो जा रहा है और SO4 किसके साथ हो रहा है, Ba के साथ हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि विस्थापित तो हो रहा है लेकिन 2 विस्थापन एक साथ हो रहा है। ठीक, दोनों क्या कर रहे हैं, अपने आयनों का अदल बदल करके और 2 नए पदार्थ बना रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर सी द्विविस्थापन अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो वह कौन सा उत्पाद बनाता है। ठीक, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तब कौन सा उत्पाद बनाता है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, बेस हो गया, यानी कि भस्म हो गया। ठीक, और ये अभिक्रिया कर रहा है धातु से। ठीक, तो इतना तो गारंटी है कि क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनना ही बनना है। ठीक, लेकिन अब लवण कौन बनाएगा, तो लवण बनाता है सोडियम जिंकेट। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी Na2ZnO2 + H2O। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक, यहाँ पे दो अभिक्रिया हम लोगों को समझना है, एक उष्माशोषी और दूसरा उष्माक्षेपी। ठीक है, उष्माशोषी क्या होता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या हो, अवशोषण हो। ठीक, तो ऐसी अभिक्रिया में क्या होगा कि जिस बर्तन में हम रासायनिक अभिक्रिया करवा रहे हैं वो बर्तन क्या हो जाएगा, ठंडा होगा, ठंडा हो जाएगा, ये पहचानने का तरीका हो। दूसरा है उष्माक्षेपी, उष्मा क्या होगा, उत्सर्जित होगा। ठीक, उसमें से रासायनिक अभिक्रिया हुआ और उसमें से क्या हुआ, उष्मा निकली। ठीक, जैसे कि पानी और वो चूने, जो अगर घर में कोई जो खाते हैं, तंबाकू वगैरह खाते हैं और जो चूना बनाने के लिए जो लाते हैं, ठीक, और उसके बाद पानी के साथ उसकी अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, वहाँ से गर्म हो जाता है। ठीक, और क्या होता है, वहाँ से उष्मा निकलती है, तो वो जो रासायनिक अभिक्रिया होगा वो क्या कहलाएगा, उष्माक्षेपी। सिंपल सी बात है कि जहाँ उष्मा का शोषण होगा उष्माशोषी और जहाँ उष्मा निकलेगी वो उष्माक्षेपी। अब साग सब्जी जो है विघटित होता है तो वहाँ से क्या होता है, उष्मा निकलता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि उष्मा निकल रहा है इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उष्माक्षेपी अभिक्रिया। आगे बढ़ें। आगे क्वेश्चन कह रहा है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, अब यहाँ से दो अभिक्रिया हमको और समझना है। ठीक, एक समझना है उपचयन, ठीक, और एक समझना है अपचयन। ठीक, इसको अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन भी कहते हैं और इसको रिडक्शन भी कहते हैं। ठीक, अब तीन चीज़ें होंगी तब हम उसको अपचयन और उपचयन कहेंगे। क्या क्या, अगर ऑक्सीजन का संयोजन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तब उसको उपचयन कहेंगे। दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन अलग हो रहा है तब कहेंगे उपचयन। और इलेक्ट्रॉन का भी रिमूवल अगर हो रहा है तो क्या कहेंगे उसको, इलेक्ट्रॉन का भी अगर रिमूवल हो रहा है तब उसको कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। इसके ठीक उल्टा जो भी चीज़ होगा, इसके ठीक उल्टा, यानी कि एडिशन ऑफ जो ऑक्सीजन था वो उपचयन कहला रहा था, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। यहाँ रिमूव हो रहा था H, यानी कि H अलग हो रहा था तो यहाँ ऐड होगा। ठीक, एडिशन ऑफ H। ठीक, उसी तरीके से एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये तीन कंडीशन याद रखना है। ठीक, ऑक्सीजन ऐड हुआ तो उपचयन, हाइड्रोजन हटा वियोग हुआ निकला तो उपचयन, और इलेक्ट्रॉन हटा या फिर निकला तो क्या, उपचयन, और इसके ठीक उल्टा अपचयन। तो यहाँ पूछ रहा है हम लोगों से अपचयन कौन सी प्रक्रिया है, तो इसमें क्या होगा, पहला ऑक्सीजन क्या होगा, पहला ऑप्शन क्या है, ऑक्सीजन का योग होगा, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन का वियोग होगा, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, बिल्कुल सही है। तो तीनों के तीनों सही हैं, इसलिए हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक रासायनिक अभिक्रिया दे दिया गया है और पूछ रहा है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। अब समझते हैं इसमें हो क्या रहा है। ठीक, इसमें CuO हो रहा है। ठीक, CuO है और यहाँ पे आ गया Cu, यानी ऑक्सीजन क्या हुआ, हटा, ऑक्सीजन क्या हुआ, हटा, तो ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, तो रिमूवल हुआ तो क्या हो गया, अपचयन हो गया। ठीक,
दूसरा क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ रहा है, क्या हो गया, ऑक्सीकरण, या फिर इसको क्या कह ले हम लोग, उपचयन। ठीक, उपचयन। तो यहाँ पे अपचयन और उपचयन दोनों हो रहा है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन भी हो और उपचयन भी हो, ठीक, दोनों अभिक्रिया हो, तो वैसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक, रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, रेडॉक्स। आगे बढ़ते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 9। फिर इसमें क्या है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। सिंपल सा है, एक रासायनिक अभिक्रिया दे दिया है और इसके बारे में पूछा है। क्या हो रहा है कि कॉपर है और फिर उसकी अभिक्रिया करवाई जा रही है ऑक्सीजन से और बन रहा है कॉपर ऑक्साइड। चूंकि कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, मिल रहा है, एडिशन ऑफ क्या है, ऑक्सीजन, तो सिंपल सा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर। कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक, कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से लेड नाइट्रेट को गर्म करने पे प्राप्त होता है। ठीक, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पे क्या प्राप्त होता है, तो हम लोग जानते हैं कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड मिलता है और फिर NO2 और O2 मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। इसका सिंपल सा आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्वेत होता है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि एक परखनली में लिए गए विलयन में एक लोहे का कील डुबाया गया। ठीक, और आधे घंटे बाद देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परखनली में विलयन था। ठीक है, सिंपल सा समझो, क्या है कि ये एक विलयन था। ठीक, इसमें जो है लोहे का कील डाला गया। ठीक, और लोहे का कील डाल करके आधे घंटे बाद देखा गया तो विलयन का कलर क्या हो चुका था, बदल चुका था। इसका मतलब क्या है कि लोहे के कील जो है इस विलयन के साथ अभिक्रिया किया। ठीक, तो पूछ रहा है कि इसमें से जो है इस विलयन में क्या था। ठीक, तो कोई ऐसा पक्का सामान होगा, कोई ऐसा पदार्थ होगा जिससे लोहा जो है अधिक क्रियाशील होगा। ठीक, तो क्रियाशीलता अगर श्रेणी हम लोग देखें तो जिंक क्या हो रहा है, जिंक लोहे से ज़्यादा क्रियाशील है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। Fe, ठीक, उसके बाद Al2, ठीक, यानी कि एल्युमिनियम भी क्या है, किससे, लोहे से ज़्यादा क्रियाशील है, तो ये भी होने का कोई चांस नहीं है। कौन सा होगा, Cu जो है ये क्या है, यानी कि कॉपर क्या है कि लोहे से कम क्रियाशील है। ठीक, तो कम क्रियाशील है, तो जैसे ही लोहा गया तो कॉपर चूंकि कम क्रियाशील और लोहा ज़्यादा क्रियाशील, तो लोहा क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा और ठीक, और अभिक्रिया कर करके क्या बनाएगा, रंग परिवर्तन कर देगा, यानी कि अपना एक अलग यौगिक बना लेगा, अपना एक अलग पदार्थ बना लेगा। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, CuSO4, यानी कि विलयन में क्या था, उस परखनली में किस चीज़ का विलयन था, CuSO4 का विलयन था। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा। इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो हम लोग जानते हैं कि श्वसन में क्या होता है कि ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलता है और फिर जाकर के क्या बनाता है, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और साथ ही साथ क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। यानी कि चूँकि ऊर्जा इसमें से निकल रहा है, उष्मा इसमें से निकल रहा है, इसलिए उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगा। प्रोडक्ट के रूप में यानी कि उत्पाद के रूप में उष्मा बन रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, चूँकि ऊर्जा बन रहा है तो उस उष्मा क्षेपी में मतलब ऊर्जा रिलीज होना चाहिए, एनर्जी किसी भी फॉर्म में क्या होना चाहिए, रिलीज होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है,
फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? पूछ रहा है फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरा होता है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, यानी कि भूरा। चलिए आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें सिंपल सा आंसर हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक, आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? समीकरण इसमें, ठीक, यानी CaCO3 टूट रहा है CaO और CO2 में, तो ये किस तरह की अभिक्रिया है? ठीक है, पूछ रहा है CaCO3 CaO और CO2 में टूट रहा है, तो हम लोग समझ चुके हैं कि जब एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटे तब उसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में संतुलित रासायनिक निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है? असंतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होगा कि जितने परमाणु, एक मिनट, जैसे कि हम लोग समझते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का हिंदी हुआ अभिकारक, अभिकारक, और जो उत्पाद के रूप में बना है उसको कहते हैं प्रतिफल। तो जब अभिकारक के परमाणुओं की संख्या प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या के बराबर होगी तब हम उसे कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, और जब ये बराबर नहीं होगी तब उसे हम कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसमें देख करके आपको बतलाना है कि कौन सा ऐसा रासायनिक समीकरण है जिसमें अभिकारक के परमाणुओं की संख्या जो है प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं है। इसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले में आते हैं H2, 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 क्लोरीन है, इधर भी 2 क्लोरीन है, तो ये तो संतुलित हो गया। दूसरा नंबर क्या है कि 2 पोटेशियम है, इधर भी 2 पोटेशियम है, इधर 2 क्लोरीन है, इधर भी 2 क्लोरीन है, और 3 दूना 6 ऑक्सीजन है, इधर भी 6 ऑक्सीजन है, तो ये तो संतुलित हो गया, तो ये तो नहीं होना है। आगे है ऑप्शन नंबर सी, देख लेते हैं। Pb 1 है, इधर भी Pb 1 है, इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर भी नाइट्रोजन, 1 मिनट, इधर नाइट्रोजन क्या है? 1 ही है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, यानी कि नाइट्रोजन अभिकारक में 2 है, लेकिन प्रतिफल में अभिकारक में नाइट्रोजन 2 है, लेकिन प्रतिफल में नाइट्रोजन 1 ही है, तो ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं को सिंपल सा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समीकरणों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि समीकरण के बाएं और दाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, तो यह समीकरण क्या कहलाएगा? अभी हम लोगों ने बात की है कि ऐसे समीकरण क्या कहलाएंगे? संतुलित समीकरण कहलाएंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक समीकरण संतुलित है, यानी कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों के तरफ सभी परमाणुओं की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। चलिए आगे बढ़ें, देख लेते हैं इसमें एक एक करके। इधर Fe1, इधर भी Fe1, इधर क्लोरीन 2, इधर क्लोरीन
3, तो ये तो असंतुलित हो गया, तो ये तो नहीं होगा। आगे क्या है, इधर नाइट्रोजन 1 2 और इधर नाइट्रोजन 2, इधर भी नाइट्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 4, इधर भी हाइड्रोजन 4, इधर हो गया ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2, तो ये तो क्या हो गया, संतुलित हो गया। एक मिनट फिर से देख लें, नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यही वो रासायनिक समीकरण है जो क्या है, संतुलित है। आगे बढ़ें, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, निम्नांकित में से कौन सा समीकरण क्या है, संतुलित है। सिंपल सा, ये आप लोग देखो, आप लोग बतलाओ, ठीक, कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बतलाना, ठीक, कि 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। चूँकि इधर शो कर जाएगा, लेकिन आप लोग रोक करके इसे सॉल्व करेंगे और फिर जा करके कमेंट में आंसर लिखेंगे। चलिए इसको हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर है 24, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, तो बतलाइए कि यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पे ही दो पदार्थ बन जा रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं, यानी कि एक पदार्थ टूट रहा है, किसमें, दो पदार्थों में टूट रहे हैं। और ऐसा अभिक्रिया क्या कहलाता है हमारा, और ऐसा अभिक्रिया हमारा क्या कहलाता है, ऐसा अभिक्रिया हमारा कहलाता है वियोजन अभिक्रिया, और वियोजन अभिक्रिया का ही दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, क्लोरीन और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश जब भी आ गया तब मार देना है क्या, प्रकाश रासायनिक। लेकिन फिर भी हम पूरे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो यह सिंपल सा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पे अविलय सिल्वर क्लोराइड का विलयन पृथक हो जाता है। चूँकि यहाँ पे ये अवक्षेप बन रहा है, ठीक, तो अवक्षेप बन रहा है तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अवक्षेपन अभिक्रिया कहलाएगी, और अवक्षेपन अभिक्रिया कहलाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया पर सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल सा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या होता है, भस्म होता है, यानी कि क्षार होता है, ठीक, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक, तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप हमारा क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड यानी कि लवण बन रहा है, और प्लस में जल बन रहा है, ठीक। और ये अभिक्रिया हमारा कहलाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, और उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें, आगे बढ़ता है कि क्वेश्चन नंबर 29 है कि रेडॉक्स अभिक्रिया फिर से है इसमें कि कौन सी है। फिर से इसमें देखना है, जो भी कंडीशन हम लोग पढ़ चुके हैं वो कंडीशन अप्लाई करना है, और जो वो कंडीशन फुलफिल कर रहा होगा, यानी कि जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों हो रहा होगा, वो अभिक्रिया क्या हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गया 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से ऑक्सीकारक कौन है। चलिए एक चीज़ और इसमें समझना है, ऑक्सीकारक और अवकारक, ठीक है, दोनों है रेडॉक्स रिएक्शन से ही संबंधित है। अब वहाँ पे हम लोग समझ चुके थे उपचयन को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण, और अपचयन को ही क्या कहते हैं हम लोग, अवकरण कहते हैं। तो एक चीज़ क्या था कि अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा, ठीक है, ऑक्सीकारक
कारक कहलाएगा। तो वहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीकारक हो जाएगा। इस चीज़ को, रेडॉक्स रिएक्शन को सही से समझने के लिए जो हम एक बाद में 15 मिनट का क्लास बनाते हैं उसको आप लोग देख सकते हैं और उसमें बेहतर से समझ में आ सकता है, क्योंकि इसको अभी हम ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कौन सी है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में हम लोग जानते हैं कि ऊष्मा क्या होगा, प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा। तो प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा, इसमें माइनस हो रहा है ऊष्मा, तो ये तो नहीं होने वाला है। इसमें प्लस हो रहा है, यानी कि इसमें ऊष्मा निकल रही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा H2S, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। H2S क्या होता है, अवकारक गुण प्रदर्शित करता है। ठीक, ऑक्सीकारक क्या होता है? ऑक्सीकारक यानी कि जो ऑक्सीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। जो अवकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं उसको क्या कहते हैं, अवकारक कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, समीकरण 2Cu प्लस में O और बना रहा है 2CuO, यानी कि सिंपल सा है, दो पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ बना रहे हैं। ठीक है, और दो पदार्थ मिलकर के यहाँ क्या हो रहा है, दो पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ तो बना ही रहे हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, यह संयोजन अभिक्रिया तो हो ही जाएगा। लेकिन संयोजन अभिक्रिया कहीं भी क्या है, नहीं है एग्जाम्पल में, ऑप्शन में। ठीक, तो एक चीज़ और हो रहा है, Cu के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी कि Cu का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 34 में ये एक अभिक्रिया दे दिया है और पूछ रहा है कि यह किस तरह की अभिक्रिया है। ठीक, तो इसमें हम लोग देखें तो क्या हो रहा है कि Fe2O3 था और उसके बाद एल्युमिनियम से उसकी अभिक्रिया करवाई गई। तो एल्युमिनियम क्या कर दिया कि O3 को विस्थापित कर दिया। ठीक है, यानी कि Fe2 को अलग कर दिया। ठीक, तो ये क्या हो रहा है, चूँकि विस्थापन हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, अगर इसको सही से समझें तो क्या हो रहा है, ए बी था और सी डी था, फिर क्या बन गया, ए के साथ डी चला गया और बी के साथ क्या चला गया, सी चला गया। ठीक, तो दो विस्थापन हो रहे हैं। ठीक, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा द्विविस्थापन, और द्विविस्थापन को ही हम लोग कहते हैं उभय विस्थापन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, अभिक्रिया दे दिया है एक और पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पीबी से ऑक्सीजन हट रहा है, यानी कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, यानी कि अपचयन हो रहा है। ठीक, तो पीबी का अपचयन हो रहा है और कार्बन से क्या हो रहा है, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेड ऑक्सीडाइड अपचयित और क्या हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है। ठीक, लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है और कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है। ठीक, तो दूध से दही तो बन सकता है, लेकिन दही से फिर दूध नहीं बन सकता है। ठीक, तो रासायनिक क्या हो रहा है कि जो केमिकल जो कॉम्बिनेशन है, जो केमिकली क्या हो रहा है, एक नया पदार्थ बन रहा है। ठीक, एक नया पदार्थ बन रहा है। ठीक है, तो क्या होंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। अभिक्रिया दो तरह के होते हैं, एक भौतिक
अभिक्रिया और एक रासायनिक अभिक्रिया। तो क्या होता है, चेंज नहीं होता है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, चेंज होता है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है, केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि केमिकल कंपोजिशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और साथ ही साथ जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो दूध से दही बन रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि केमिकल कंपोजिशन पूरा का पूरा चेंज हो जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा सही आंसर, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, वे अभिक्रियाएं जिनके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है, तो ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, इसलिए ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऊष्मा का शोषण कर रही है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऐसा है जो सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, AgBr। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, क्या होती है, ऊष्मा, चूंकि इसमें से ऊष्मा निकलती है इसलिए ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल से सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश, ये चूंकि रिपीट वाला क्वेश्चन है, सिंपल सा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक प्रकाश, रासायनिक इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कह रहा है, निम्नांकित में से कौन उपचायक है, तो हम लोग समझ चुके हैं उपचायक कौन है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, चूंकि ऑक्सीजन ही जुड़ करके क्या होता है, उपचयन की प्रक्रिया करवाता है, यानी कि उपचयन, चूंकि ऑक्सीजन के जुड़ने को ही क्या कहते हैं हम लोग, उपचयन कहते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ही है जो जुड़ करके क्या कौन सी अभिक्रिया करवाता है, उपचयन अभिक्रिया करवाता है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, शरीर में भोजन का पचना किस तरह के रासायनिक अभिक्रिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट, भोजन में ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा, किधर गया पेन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया में लवण और जल बनते हैं, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, सिंपल सा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, प्राकृतिक गैस, क्या CH4 प्राकृतिक गैस में मेनली क्या होता है, मीथेन होता है, यानी CH4 होता है, तो इसका दहन होता है, तो दहन हो रहा है, तो यह किस तरह की अभिक्रिया है, चूँकि ऑक्सीजन के उपस्थिति में दहन हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा ये, एक मिनट, चूँकि ऑक्सीजन के उपस्थिति में दहन हो करके, यानी कि प्राकृतिक गैस जल करके और क्या दे रहा है, ऊष्मा दे रहा है, तो कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई, और चूँकि यहाँ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं,
आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थ को जब लंबे समय तक रख दिया जाता है तब वह विकृत गंधी हो जाता है। इसका कारण क्या है? चूँकि वह ऑक्सीजन से क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और ऑक्सीडाइज्ड होने को ही हम लोग क्या कह रहे हैं? उपचयित हो जाना कहते हैं, उपचयन की अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? ठीक है, तो केरोसिन, मोमबत्ती में भी ज्वाला निकलती है। केरोसिन भी जलने के बाद हमें ज्वाला देती है। मीथेन गैस भी जलने के बाद ज्वाला देती है, लेकिन कोयला जलने पे ज्वाला नहीं देती है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कोयला। आगे बढ़ें। आगे है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होगी? सिंपल सी बात क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि अम्ल की अभिक्रिया क्या किससे हो रही है? धातु से हो रही है, तो सिंपल सा हाइड्रोजन तो बनेगा ही बनेगा। अम्ल और धातु की अभिक्रिया हो रही है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की और लौह चूर्ण की यानी लोहे की अभिक्रिया हो रही है। तो इसमें क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन गैस तो बनेगा ही बनेगा, और क्या बनेगा? फेरस क्लोराइड बनेगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें याद रखना कि अम्ल प्लस धातु जब अभिक्रिया करे तब भी हाइड्रोजन गैस निकलेगा ही निकलेगा, और अगर क्षार यानी कि भस्म और धातु अगर अभिक्रिया करता है तब भी हाइड्रोजन गैस निकलेगा ही निकलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 50, और ये हो गई हमारी हाफ सेंचुरी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, और ये फाइनली हुई हमारी हाफ सेंचुरी। और क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 50? क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? हम लोग समझ चुके हैं कि आयनों का आदान प्रदान किस अभिक्रिया में होता है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में या फिर उभय विस्थापन अभिक्रिया में होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? लाल तप्त लोहा पे जल प्रवाहित करने पे निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं, और इसका सीधा सा आंसर लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, Fe3O4। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? ठीक है, एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो पहला ऑप्शन है NaCl और कॉपर धातु, दूसरा है MgCl2 और एल्युमिनियम धातु, FeSO4 और सिल्वर धातु, और AgNO3 और कॉपर धातु। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। आगे है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? चांदी के संक्षारण, रुक जा भाई, चांदी के संक्षारण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत बनती है? तो इस पे बनती है काली रंग की परत। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब चांदी की जो गहने होते हैं या फिर पायल वगैरह जब वो पुराने होने लगते हैं तो थोड़े थोड़े काले रंग उन पे आने लगते हैं। इसे भी हम लोग समझ सकते हैं क्या हो रहा है? चांदी का संक्षारण हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे बढ़ें। आगे है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? H2S और I2 मिल करके क्या बना रहा है? 2HI और S यानी कि सल्फर बना रहा है, यानी कि ये अभिक्रिया हो रही है, और इसमें पूछ रहा है कि उपचायक कौन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कौन सा ऐसा है? हाँ चलिए, इस एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं कि उपचायक और अपचायक
कौन सा होता है। अब यहाँ पे चूँकि उपचायक यानी कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, तो H2S से हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए कौन सा उत्तरदायी है, तो I2 उत्तरदायी है। ठीक है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इससे और उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि I2 में, चूँकि ये तो हो गया उपचयन, ठीक, अपचयन, ठीक है, पूछ सकता है क्वेश्चन कि बतलाइए, यहाँ पे यही अभिक्रिया दे करके पूछ सकता है कि इसमें अपचायक कौन है। तो अपचायक में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए कौन सा उत्तरदायी है, तो H2S उत्तरदायी है। चूँकि क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग देखें तो आयोडीन के साथ हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, यानी कि आयोडीन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और अपचयन हो रहा है तो इस अपचयन के लिए कौन जिम्मेवार है, तो H2S जिम्मेवार है। क्योंकि अगर H2S नहीं होगा तो कहाँ से इसमें यानी कि आयोडीन में हाइड्रोजन ऐड होगा, और हाइड्रोजन ऐड होने के लिए कौन यहाँ पे उत्तरदायी हुआ, तो H2S हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को उपचायक पूछ रहा है, तो उपचायक के लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तुओं पर कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है, जिससे काफ़ी क्षति होती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो चूंकि लोहे के में जंग लगना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 को। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है लोहे पर जंग लगने की क्रिया कहलाती है। सिंपल सा भी हम लोगों ने इसे पहले वाले क्वेश्चन में ही देखा है, क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है कि चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी होती है, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है कि इसमें से अवकारक कौन है। इसका आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं। यहाँ पे अवकारक पूछ रहा है, यानी कि पूछ रहा है कि एक मिनट, निम्न में से कौन सा अवकारक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि जब भी इससे अभिक्रिया करवाई जाएगी तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, देगा। हाइड्रोजन क्या करेगा, किधर गया ये जो, चलिए तो अवकारक कौन है, तो चूंकि जहाँ भी अवकरण की अभिक्रिया होगी तो वहाँ के लिए क्या हो जाएगा, ये उत्तरदायी होगा, H2S उत्तरदायी होगा। जैसे कि पिछले ही एग्जाम्पल में हम लोग समझ चुके हैं H2S कैसे अवकरण के लिए यानी कि अपचयन के लिए क्या था, उत्तरदायी था। इसलिए H2S को हम लोगों ने वहाँ पे क्या कहा था, अवकारक कहा था या अपचायक कहा था। तो उससे भी हम लोग समझ सकते हैं। सिंपल सा है, ये क्वेश्चन पहले डिस्कस हो चुका है तो अभी समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो चूंकि श्वसन में क्या होता है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है और क्या हो रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑक्सीजन O2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है कि रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा AQ से दर्शाया जाता है। ऐसे दर्शाया जाता है सॉलिड के लिए, L दर्शाया जाता है, L से दर्शाया जाता है लिक्विड को, और G से दर्शाया जाता है गैस को,
ठीक है। और AQ से दर्शाया जाता है एक्वियस सॉल्यूशन को, यानी कि जलीय विलयन को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है कि अभिक्रिया CuO प्लस H2 बना रहा है, Cu प्लस H2O बना रहा है। तो पूछ रहा है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, तो देखते हैं यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसमें से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। Cu से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, और हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया होगा। ठीक है, इसका C और D दोनों आंसर सही होना चाहिए, यानी कि ये रेडॉक्स रिएक्शन होना चाहिए। चूँकि रेडॉक्स रिएक्शन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर C और D दोनों को मानेंगे। इसका ऑप्शन ही क्या है, गलत है। ये क्या हो जाना चाहिए, रेडॉक्स रिएक्शन होना चाहिए था। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम लोग दोनों को मान रहे हैं। ठीक, समझने की बात है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आते हैं। ये इसको सही कर लेना है। इसमें से क्या हो जाएगा, C प्लस में D दोनों आंसर हो जाएगा। चलिए इसको सही करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, एक तत्व दो तत्वों में टूट रहा है, इसलिए वियोजन हो रहा है उनका। तो अभिक्रिया क्या हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, एक रासायनिक अभिक्रिया दे दिया है और पूछ रहा है कि इसमें ये जो है किस तरह की अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इसमें से I को क्या कर दिया जा रहा है, विस्थापित कर दिया जा रहा है। I को क्या कर दिया जा रहा है, विस्थापित कर दिया जा रहा है। और जब विस्थापित कर दिया जा रहा है तो ऑप्शन नंबर C हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, एक रासायनिक अभिक्रिया दे दिया है और पूछ रहा है यह किस तरह की रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहाँ Fe का क्या कर दिया गया है, विस्थापन कर दिया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, बिल्कुल सही, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। क्योंकि Fe का क्या हो गया है, विस्थापन हो गया है। किसके द्वारा किया गया है, एल्युमिनियम के द्वारा किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि एल्युमिनियम जो है Fe से ज़्यादा क्या है, क्रियाशील धातु है। ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर D हमारा हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर मिलता है। इस क्वेश्चन को हम लोग पहले बना चुके हैं। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि क्या बनता है, लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड बनता है, और NO2 बनता है, और O2 बनता है। तो ऑप्शन नंबर D हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं क्वेश्चन नंबर 67। और क्वेश्चन नंबर 67 में क्या हो रहा है, एक रासायनिक अभिक्रिया दे दिया है और पूछ रहा है कि यह कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि Zn के द्वारा जो है Cu का क्या कर दिया जा रहा है, Cu को विस्थापित कर दिया जा रहा है, यानी जिंक के द्वारा कॉपर को क्या कर दिया जा रहा है, विस्थापित कर दिया जा रहा है। और विस्थापित कर दिया जा रहा है तो इसका सिंपल सा आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B यानी कि विस्थापन अभिक्रिया हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 पे हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68 में एक रासायनिक अभिक्रिया दे दिया है और पूछ रहा है उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 68 को तो हम पाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 68 लिखा ही गया अधूरा है, यानी कि ये हो सकता है कि कुछ इस तरीके से हो, कुछ इस तरीके से हो सकता है। ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है, AlOH का होल थ्राइस हो सकता है और प्लस में 3HCl हो सकता है। ठीक, और चूंकि इस कंडीशन में ये भस्म है और ये अम्ल है, तो ये जो अभिक्रिया होगी वो अभिक्रिया हमारी कहलाएगी क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, इस
कंडीशन में ये क्या कहलाएगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ये क्वेश्चन ही गलत टाइप हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। और क्वेश्चन ये हो सकता है सही क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अगर होगा तो इसके अनुसार हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ये उदासीनीकरण, ये सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग जाने दें। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। और क्वेश्चन नंबर 69 सिंपल सा फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, रिपीट हो गया है। कंपोस्ट बनना, तो चूंकि इसमें उष्मा निकलती है इसलिए उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्ड। ठीक, गोल्ड ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में फिर से वही क्वेश्चन दे दिया है और पूछ रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है जो कि ऑक्सीजन कॉपर के साथ ऐड हो रहा है, इसलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में इतने सारे अभिक्रिया दे दिया है और पूछ रहा है द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कौन है। तो दो विस्थापन किधर हो रहा है, इसमें तो एक विस्थापन हो रहा है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये भी बिल्कुल भी नहीं होगा। इसको देखते हैं, इसमें Cu के साथ S जुट गया और हाइड्रोजन के साथ H2SO4 जुट गया, यानी कि हमारा सही आंसर कौन हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए। वैसे ऑप्शन नंबर डी को भी हम लोग देख लेते हैं, CuSO4 है और Fe है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो एकल विस्थापन है। तो हमारा सही आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हमारा 72 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं तो यहीं तक हमारा था आज का क्वेश्चन आंसर सेशन, यानी कि MCQ क्वेश्चन आंसर सेशन। चूँकि ये क्लास बहुत जल्दी चली है, रीजन कि हमें इतने सारे क्वेश्चन करने थे। ठीक, कोई भी अगर डिटेल जानकारी चाहिए तो फिर उसके लिए एक अलग क्लास बनाना पड़ेगा। तो कोई भी चीज़ जिसमें कोई भी ऐसा टॉपिक जिसमें अगर क्लियर नहीं हो पाया होगा तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ऑब्जेक्टिव के नज़रिए से इतने सारे ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट थे। इतने सारे ऑब्जेक्टिव देखने के बाद शायद ही इस चैप्टर से कोई भी ऑब्जेक्टिव छूटे, या फिर इस तरह का कोई भी अगर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो आप लोग आराम से उसे टिक कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर सकते हैं। मेरा किधर गया, चलिए क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक, बाकी अगर सही लगता है तो लाइक कर सकते हैं और कमेंट में अपने सुझाव दे सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से रहिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।